आप पढ़ेंगे अपन 11th क्लास ज्योग्राफी के अंदर बुक सेकंड अपने पास और चैप्टर सेकंड का दूसरा वीडियो में डालेंगे इसके अंदर। बुक की फर्स्ट के अंदर मैंने आपको डाला था बस अपने फर्स्ट बुक में फर्स्ट चैप्टर में डाला था कि पार्ट का नाम अपने पास है भारत की भू-आकृति। भारत की भू-आकृति को खंडों के आधार पर 3 खंडों में बांटा गया था। प्रायद्वीपीय खंड है, मध्य मैदानी स्थल खंड है और महासागरीय तट क्षेत्र है। ये 3 खंडों में इसको बांटा गया था। फिर इसे धीरे धीरे अपने पास देखते हैं कि भारत की भू-आकृति यानी भारत की जो भू-आकृति है धरातल हमारे भारत का, और ये अपने पास ये जो 32.88 लाख वर्ग किलोमीटर जो धरातल हमारे पास है, इस 28.32 क्षेत्रफल धरातल को हमने 6 भागों में डिवाइड कर दिया है। अब 6 भाग कौन से उसके जो धरातलीय संरचना से युक्त होने के कारण हम इनको 6 भागों में डिवाइड करते हैं। 6 भागों अलग अलग मैंने कल मानचित्र में दर्शाया था कि 6 भाग कौन कौन से हैं और कहाँ पर किस प्रकार से स्थित हैं। इन सभी की भू-आकृति भी मैंने अलग अलग प्रकार से आपको दर्शा दी थी कि पर्वतीय भाग को किस प्रकार की आकृति दर्शाना है और मरुस्थलीय भाग को किस प्रकार की आकृति से, मैदानी जो प्रदेश है उसे किस प्रकार आकृति दर्शाना है। ये तीनों चारों बातें मैंने आपको बताई थी कि और कौन कौन से महासागर हैं बताने के बाद में आपकी ये स्थिति बनती है कि हमारी जो भू-आकृति है वो 6 भागों में डिवाइड कर दी गई है, 6 भागों में बांट दी गई है। 6 के नाम अपने याद कर लिए थे, तो 6 के नाम मैं आपसे दोबारा बता दूं आपको 6 के कौन कौन से नाम है। तो वह बता गया है। पहला एक नाम तो अपने पास है पर्वतीय प्रदेश, दूसरा अपने पास है मरुस्थलीय प्रदेश, तीसरा अपने पास है विशाल मैदान, और चौथा अपने पास है पठारी प्रदेश, और चौथा अपने पास है, पांचवा अपने पास है तटवर्ती मैदान, और छठा अपने पास है द्वीप समूह। ये 6 भागों में डिवाइड कर दिया। किसको कहा? भारत की भू-आकृति, यानी भारत की भू-आकृति इन 6 भागों में डिवाइड भागों में बटी हुई है। 6 भागों में बांट दिया। पहली शर्त तो ये है कि हमें भू-आकृति के आधार पर इनके नाम याद होने चाहिए कि कौन कौन से नामों से हम जान सकते हैं भू-आकृति के आधार पर भारत में कितने भागों में बांटा गया है। ये बातें हमारे पहले होनी चाहिए, क्योंकि ये नाम जब तक याद रहेंगे हम आगे काम नहीं कर सकते। तो हमारे पहला नियम है कि भारत की भू-आकृति को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। 6 के नाम कौन से हैं? पहला है पर्वतीय प्रदेश, दूसरा अपना मरुस्थलीय प्रदेश, तीसरा मैदानी प्रदेश या विशाल मैदान, चौथा पठारी प्रदेश, पांचवा अपने पास तटवर्ती मैदान, और छठा है द्वीप समूह। द्वीप समूह बोले तो अपने ये है, इधर जो द्वीप समूह है, यहाँ पर जो द्वीप समूह है वो अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित होने वाले इन द्वीपों को बोलते हैं लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं? वो लक्षद्वीप कहते हैं। लक्षद्वीप वाले क्षेत्रों को लक्षद्वीप हैं वो अरब सागर के अंदर स्थित है, और अरब सागर में जो द्वीप स्थित हैं उनका नाम लक्षद्वीप है। ये संख्या में शायद 1 लाख से अधिक हो सकते हैं। ये पूरे लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। दूसरा अपने पास है अरब सागर बंगाल खाड़ी के अंदर। बंगाली खाड़ी के अंदर जो द्वीप है वो द्वीप है अपने पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन से अपने पास? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और ये बंगाल खाड़ी में स्थित है। यहाँ पर श्रृंखलावत द्वीप समूह बने हुए हैं, अंडमान निकोबार के नाम से जाने जाते हैं। तो ये हो गया अपने बंगाली खाड़ी के अंदर स्थित। अब देखिए अपने पास द्वीप हो गया अपने पास, ये द्वीप समूह अपने पास हो गई। ये छठा पॉइंट अपने का, इन छठे पॉइंट में द्वीपों का अध्ययन होगा। अब देखते हैं अपने पास, इधर आपको साइन बोर्ड दिख नहीं रहा है तो मैं इधर बना देता हूँ, देखना तो इसकी यहाँ पे बनाता हूँ इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए आपकी पूरी इंडिया बनेगी।
इंडेक्स बनेगी। अब इन 6 को 6 भागों को डिवाइड करना होगा 8 में। ये 6 बार डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये भाग डिवाइड करने अपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब देखिए मैंने कल आपको जो मानचित्र डाला था उस मानचित्र में पहले आकृति जो पर्वतीय प्रदेश है, तो ये पर्वतीय प्रकार पहला कौन सा है? पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश है अपने पास, तो यहाँ पर डायग्राम इस प्रकार से आ जाएगा हमारा। इस बात को बोलेंगे पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। दूसरा हमारा आ गया मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थल आ जाएगा, तो मरुस्थल में अपने नोट लगाएंगे। नोट लगा दिए, इसमें नोट दर्शाएंगे, वो करेगा मरुस्थलीय प्रदेश। तीसरा अपने पास है विशाल मैदान, तो विशाल मैदान में अपने डायरेक्ट डाल के था, पूरी मूवी को डाल के था अपने। ये हो गया विशाल मैदान। विशाल मैदान। चौथा अपन ने क्या पठारी प्रदेश, तो पठारी प्रदेश में अपने इस प्रकार कर देंगे। ये चौथे प्रदेश को इस प्रकार दर्शाएंगे। ये पठारी प्रदेश गया, पठारी प्रदेश कौन सा गया? पठारी प्रदेश हो गया। चौथे भाग में आ गया पठारी प्रदेश। पहले में पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश डायग्राम इस प्रकार से होगा। दूसरा मरुस्थलीय प्रदेश, ये डायग्राम इस प्रकार से होगा। चौथा अपने पास तीसरा मैदानी प्रदेश का डायग्राम इस प्रकार का होगा, और पठारी प्रदेश डायग्राम इस प्रकार से होगा। अब देखते हैं अपने पास तटवर्ती क्षेत्र। अब ये अपने पास है तटवर्ती क्षेत्र, तो तटवर्ती क्षेत्र को क्या करेंगे अपन इस प्रकार से बना सकते हैं। इसलिए एक बात बता दें, ये हो गया तटवर्ती क्षेत्र प्रभाव। और चौथा हो गया द्वीप समूह। द्वीप समूह में अपन करेंगे इस प्रकार डायग्राम स्टार बना देंगे। द्वीप समूह, ये द्वीप समूह बन गए। तो इस प्रकार अपने पास ये 6 भागों में बट गए हैं। पहला भाग गया पर्वतीय प्रदेश। इस प्रकार इंडेक्स क्या होता है, अपन फायदा इंडेक्स क्यों बनाते हैं अपन? इंडेक्स अपने पूरा मानचित्र बनाया और मानचित्र में पूरे एरिया को हमने कवर कर लिया, और उसके बाद में उसके बाएं साइड में इस साइड में बनेगी, मैंने जगह नहीं थी इसलिए से बना दी है, इधर बनेगी साइड के अंदर, जब बंगाल खाड़ी लिखी हुई उधर बनेगी और वहाँ पर इंडेक्स बनेगी। अब इस इंडेक्स से अपन मैच कर सकते हैं मानचित्र के अंदर। यहाँ आपको किसी प्रकार का नाम नहीं लिखना है कि कौन सा प्रदेश है, यहाँ पर डायग्राम को मैच करेंगे कि बाहर में कौन सी डायग्राम किस स्थिति बना हुआ है और वो कौन कौन से प्रदेश है। देखिए ये डायग्राम जहाँ बना होगा वो कहलाएगा पर्वतीय प्रदेश। तो इस प्रकार डायग्राम को पहचान सकते हैं। कल वाले मानचित्र में दिखा दिया था आपको, पूरे मानचित्र में डायग्राम बनाए थे मैंने, तो उस डायग्राम के द्वारा हम प्रत्येक तथ्य को जान सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन कौन से भाग किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो इंडेक्स लिखना जरूरी है, क्योंकि इंडेक्स के बिना हमारा जो काम है वो अधूरा हो जाता है। इंडेक्स से हम प्रत्येक मानचित्र की गणना कर सकते हैं, उसके जान सकते हैं, उस क्षेत्र को पहचान सकते हैं कि ये चित्र डायग्राम कहाँ कहाँ बना हुआ है, जहाँ जहाँ हमारे पास इस प्रकार का क्षेत्र पाया जाता है। तो ये देखिए अपने पास, अब अपने पास जाते हैं प्रायद्वीप पठारी भाग में जाते हैं। प्रायद्वीप पठारी भाग का ये अपने पास है। इसे प्रदेश को मैंने कल भी कहा था कि प्रायद्वीप कहते हैं, और प्रायद्वीप कहने का मतलब ये है कि इस भाग के अंदर तीनों ओर जल से घिरा होने के कारण, तीनों जल से घिरा हुआ है। हिंद महासागर से घिरा हुआ है, दक्षिण में, पश्चिम में अरब सागर से है और पूर्व में बंगाल खाड़ी से। तो पूरे क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप भाग कहा जाता है क्योंकि तीनों जल से घिरा हुआ है।
अब प्रायद्वीप है तो यहाँ पर जो मानसून बनते हैं अपने पास, अरब सागर में मानसून बनता है और बंगाल खाड़ी का जो मानसून बनता है, इन दोनों मानसून से इन तटवर्ती क्षेत्रों पर 200 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर या उससे भी अधिक वर्षा होती है। तो अधिक वर्षा होने के कारण जो नदियाँ हैं वो नदियाँ बहती हुई इन्हीं तटवर्ती क्षेत्रों से निकलकर महासागर में या सागर में गिरती हैं, तो अपने साथ लाई हुई कूड़ा करकट वनस्पति जीवाश्म में हुमस की मात्रा को इन तटवों पर छोड़ देती है। तटों छोड़ने से क्या होता है, इनमें जो तट धीरे धीरे कूड़ा कर छोड़ते हैं तो धीरे धीरे यहाँ की क्षेत्र की जो तटवर्ती क्षेत्र की मिट्टी है वो उपजाऊ बन जाती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल की खेती है, क्योंकि चावल का सबसे ज़्यादा तटवर्ती क्षेत्रीय प्रांतों के अंदर सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। उनका मुख्य खाने का मुख्य भोजन भी चावल ही है, क्योंकि यहाँ का जो सबसे ज़्यादा पौधा उगने वाला भी चावल है। क्योंकि यहाँ वर्षा कितनी है विभाग, यहाँ वर्षा 10% यहाँ पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो जिन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है और मिट्टी दोमट पाई जाती है, उन सभी क्षेत्रों के अंदर चावल का उत्पादन कर सकते हैं। तो तटवर्ती क्षेत्र हैं वो चावल उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं, क्योंकि यही डेल्टाई क्षेत्र भी है, नदियाँ भी यहाँ से गुजरती हैं, अपने क्षेत्र में मार्ग का निर्माण करती हैं। तो तटवर्ती मैदानों में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। तटवर्ती मैदानों के अंदर देखते हैं तो अपने पास कौन कौन से राज्य आ जाते हैं, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, अपन केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, ये पूरे तटवर्ती 9 राज्य हैं। इन 9 राज्यों के अंदर सबसे ज़्यादा मुख्य चावल उत्पादन किया जाता है और चावल ही यहाँ पर खाया जाता है। तो चावल का यहाँ विशेष प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार चावल के उत्पादन के लिए इन तटवर्ती क्षेत्रों का इस्तेमाल करते हैं।